नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजे नेहा और आप सुन रहे हैं रेडियो 989.6 एफएम। एक कदम बदलाव की ओर। आज का एक कदम, कल का बड़ा बदलाव। इस शो का मकसद है समाज से जुड़े हुए उन सभी मुद्दों पर बात करना जो हमारे आज और आने वाले कल को प्रभावित करने वाला है। हम कोशिश करते हैं उन सभी समस्याओं को समझें और उनका हल निकालें जो हमारे लिए ज़रूरी है। और सबसे अहम है, हम जानेंगे कैसे एक इंसान के तौर पर हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं या समाज में लाने वाले बदलाव का एक हिस्सा बन सकते हैं। आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। वह है कानून की समझ और एक आम आदमी। बहुत बार हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर उलझन में रहते हैं। क्या हमें सच में अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है? क्या हम जानते हैं न्याय पाने के लिए हम किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? क्या हम जानते हैं एक न्याय पाने के लिए हमें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लोक अभियोजक महोदय श्रीमान तरुण दास जी बैरागी, जिनसे हम करने जा रहे हैं कानून से जुड़ी हुई अहम बातें, जानने जा रहे हैं कानून से जुड़ी जटिलताएं और उन जटिलताओं को कैसे हम दूर कर कर एक आम आदमी न्याय तक अपनी पहुंच कर सकता है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का खास कार्यक्रम, एक कदम बदलाव की ओर। आज का एक कदम, कल का बड़ा बदलाव। श्रीमान तरुण दास जी बैरागी साहब, हम आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम। जी सर। सर, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं। मैं श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रतापगढ़ का ही निवासी हूँ। मैंने प्रतापगढ़ कॉलेज से बीकॉम करने के बाद लॉ के प्रोफेशन में आने के लिए मंदसौर कॉलेज से मैंने विधि स्नातक किया और सन 1994 से वकालत के पेशे में हूँ और वर्तमान में भी अभी मैं सरकार की ओर से लोक अभियोजक का दायित्व जिला एवं सेशन न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करने के नाते संभाल रहा हूँ। जी श्रीमान, आप हमें बताएं, आप वकालत में श्रीमान आप हमें बताएं कि आप एक लोक अभियोजक हैं, तो किन उद्देश्यों के चलते और किन प्रेरणाओं के चलते आप इस पद पर आज कार्यरत हैं? देखिए, एक्चुअल में यूँ देखें तो मेरा व्यक्तिगत जीवन में मेरा जो झुकाव रहा था जी, राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। हाँ जी, और निश्चित रूप से वहाँ पर मिले संस्कार और वहाँ पर मिले प्रेरणा से समाज में जिस प्रकार की स्थितियाँ हमने बचपन में से देखी थी कि किस प्रकार कानून के लिए व्यक्ति लड़ाई करता है, और कई घटनाएं प्रतापगढ़ में उस समय हमने बचपन में देखी थी जी, कि एविडेंस की अभाव में अपराध करने वाले कैसे छूट जाते थे। हाँ जी, तो मन में एक टीस थी जी, और हमारे वरिष्ठों की प्रेरणा थी। तो मैंने उस समय संकल्प कर लिया था कि मैं इस पेशे में आऊँगा, जी, और परिणाम ये रहा कि मैं तत्कालीन 89-90 में यहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हाँ जी, और अच्छे संगठनों के साथ रहने के कारण मुझे मेरे वरिष्ठों ने इस दिशा में, उस समय हमारी बात को रखने वाले कोई नहीं थे, तो मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और मैंने अन्य पेशे में नहीं जाते हुए वकालत के व्यवसाय में गया जी। और निरंतर 94 से मैं अभी तक इस पेशे में हूँ। हाँ जी। अब तक तीसरी बार लोक अभियोजक बनने के पीछे कोई बड़ी उपलब्धि आपकी? हाँ, ये एक बड़ी मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रही जी, कि मैं जब भी मुझे सरकार ने निर्देशित किया, हाँ जी, और मुझे 3 बार, ये तीसरा मेरा टर्म है कि मैं सरकार की ओर से सेशन कोर्ट में पैरवी कर रहा हूँ। सबसे जी, पहले मुझे 2004 से लेकर 9 तक का जो कार्यकाल था, उस समय मैं विशिष्ट लोक अभियोजक SC ST के नाते मैंने प्रतापगढ़ में विशिष्ट न्यायालय में पैरवी की थी। जी, उसके बाद 2014 से 19 तक का जो टर्म था, हाँ जी, मुझे सेशन कोर्ट में एज ए लोक अभियोजक सेवा का मौका मिला। जी, और अभी मुझे अक्टूबर माह से जी, 24 अक्टूबर से हाँ जी, मैं
तीसरा टर्म लोक अभियोजक के नाते और राजकीय अभिभाषक के नाते मैं सेशन कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और जी। इसके पीछे कारण तो यही मानता हूँ मैं हाँ जी। कि मेरा मानना है कि जो भी आपको दायित्व मिले हाँ। उस दायित्व को बड़ी ही शिद्दत के साथ आप यदि उस दायित्व के साथ जीने लगते हो हम्म। तो वो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाता है। और बिल्कुल। नेहा जी, मैं आपको एक बात बताऊं जी। कि मैंने अपने इस प्रोफेशन को हम्म। ईश्वर की पूजा के बराबर माना और ये परिणाम रहा कि मैंने अभी तक मेरे जीवन में दो महत्वपूर्ण केस जिसको कहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून में सबसे बड़ी सजा क्या होती है, तो फांसी की। फांसी। हाँ। तो मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने मेरे 2 टर्म में हर टर्म में एक फांसी की सजा कराई। जी। तो ये सारी चीजें मुझे प्रेरणा भी देती है हाँ जी। और इस कारण हो सकता है मेरे इन्हीं कारणों को देखते हुए मुझे तीसरी बार सरकार ने हाँ मौका जी। दिया है। जी। श्रीमान, आप हमें बताएं कि आपने किन केस में जो मुलजिम थे उन्हें फांसी की सजा दी, दिलवाई, मतलब श्रीमान आप हमें बताएं कि वे कौन से प्रकरण रहे हैं और उन प्रकरणों की क्या प्रकृति रही है कि आपको उन्हें एक फांसी की सजा तक ले जाने के लिए आप प्रेरित रहे। देखिए, प्रतापगढ़ में आपको जानकारी में दे दूं हाँ जी। कि जब मैं 2004 से 2009 तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा था विशिष्ट न्यायालय में, जी। तो उस समय प्रतापगढ़ में एक राजस्थान बैंक डकैती का मामला हुआ था। हम्म। कुछ बदमाशों ने सरेराह चलते व्यापारी को गोली मारी लूटने की नीयत से। जी। और प्रतापगढ़ के ही एक बहादुर, हम्म। यूँ कह सकते हैं वहाँ के हेम्माल था वो, जी। और महेश ग्वाला, उसने बड़ी ही बहादुरी के साथ उन मुलजिमों से भिड़ गया। हालांकि उसकी वहाँ शहादत हुई, लेकिन उसने अपनी शहादत देकर के भी उस व्यक्ति को लूटने से बचाया। बाद में वो मामला जो मेरी न्यायालय में मेरे समक्ष ट्रायल के दौरान आया, जब अंतिम उसमें सजा का बिंदु पर आई तो घटना वास्तव में विरल से विरलतम थी। विरलतम, हाँ। और उसको विरलतम से देखते हुए विरलतम। जी। मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि इस प्रकार की सरेराह लूटना हाँ। और किसी की हत्या हो जाना, तो माननीय न्यायालय ने उस समय उन मुलजिमान को फांसी की सजा जो मैंने मांगी थी वो दी। जी। हालांकि अपील का अधिकार सबका होता है। हाँ जी। बाद में हाईकोर्ट में जाकर के उन्हें आजीवन कारावास में तब्दील हुए। जी। दूसरा प्रकरण जो फांसी की सजा था, बड़ा ही पाशविक कृत्य था। अपने अरनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जी। एक 8 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जी। वो मामला भी जब माननीय न्यायालय में आता है जी सर। तो ये घटनाक्रम 2014 से 2019 के बीच का, करीब 16-17-18 के बीच का था। उसमें भी मैंने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, उस समय हमारे तत्कालीन जिला सत्र न्यायाधीश स्वामी जी हुआ करते थे, हाँ जी। मैंने उनके समक्ष आर्ग्यू किया जी। और माननीय न्यायालय ने उस समय भी प्रकरण को विरल से विरलतम मानते हुए जी। अभियुक्त को फांसी की सजा दी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी बात यह रही कि माननीय डीजे साहब ने तो करीब 8 या 9 पेज का फैसला लिखा था, लेकिन उस समय तत्कालीन हाईकोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जी के व्यास साहब और मूल चंदानी साहब जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी थे, उन्होंने 36 पेज का फैसला जी। उस केस के संदर्भ में लिखा। हाँ जी। और माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के फैसले को यथावत रखा। जी। लेकिन फिर जाके सुप्रीम कोर्ट से उसमें आजीवन कारावास का और जब तक न उसका प्राण निकले तब तक का जेल में ही रहने का आदेश किया गया था। तो ये दोनों प्रकरण मेरे लिए बड़े ही माइलस्टोन साबित हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। श्रीमान, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपको 2022 में किसी गंभीर मामले में भी तत्कालीन सरकार ने उस मामले के लिए विशिष्ट लोक अभियोजक बनाया। उस मामले के तथ्य और वर्तमान में क्या उसका स्टेटस है? देखिए नेहा जी, वास्तव में कभी कभी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो जाती है जी। कि हमें, जो एक निर्भया केस आपको ध्यान में होगा दिल्ली का, जी, जिसने पूरी देश की दिशा और दशा बदली। हाँ जी। और विशेषकर बच्चों के प्रति जो उत्पीड़न होते थे, हाँ जी। उसके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जी। बहुत जबरदस्त व्यूज दिए। जी।
और उसके बाद पूरे देश में हाँ जी। इन कानूनों में बदलाव की बयार आई। जी। लेकिन 2022 में एक बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन था वो, जी। कि हमारे धरियाव थाना क्षेत्र में हम्म। 2 प्रकरण ऐसे होते हैं जी। जिसमें मासूम बच्चों के साथ सामूहिक गैंगरेप होता है। जी सर। प्रकरण की गहराई तक में न जाते हुए, चूंकि अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि हमें उस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने जी। उस समय इस केस को जो ऑपरेट किया था एसपी अमृता जी दुहान ने, जी तो उस बिल्कुल। समय तत्कालीन सरकार ने मुझे उस केस को लड़ने के लिए कहा और मेरी नियुक्ति हुई। तब से लेकर अब तक मैं जी। उस मामले में पैरवी कर रहा हूँ और मामला अंतिम दौर में चल रहा है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है हाँ जी। कि उस मामले में मैं पुनः बड़ी सजा की ओर बढ़ रहा हूँ जी। और निश्चित रूप से जी। यह केस सरकार के लिए भी जी। और पूरे देश और समाज के लिए जी एक माइलस्टोन साबित होगा। साबित होगा। बिल्कुल सर। श्रीमान, आप किसी भी मामले की जांच और तैयारी कैसे करते हैं? एक्चुअल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते जी। हमारे पास जो मामले आते हैं जी। वो हमारे एडीपीज के द्वारा ब्रीफ तैयार होने के बाद आते हैं। जी। कमिटल केस हमारे पास आते हैं और कमिट होकर अधीनस्थ न्यायालय से जो सेशन ट्रायल मामले होते हैं वो हमें मिलते हैं जी। और उन मामलों में जो भी पैरवी हुई है हम्म। और जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी लेकर आया है जी सर। उसको हम सारा कंप्लीट करके उसके जी। मुताबिक सर्वप्रथम तो चार्ज अभियुक्त को सुनाया जाता है। जी। उस चार्ज के अकॉर्डिंग हम विधि सम्मत जो जो आवश्यक हमें लगता है कि इन गवाहों को पेश करना है, हाँ जी। तो हम पेश करके अभियोजन की कहानी को सिद्ध करते हैं। जी। इस पेशे में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रहती है? मतलब जब आप कोई भी प्रकरण की तैयारी करते हैं और मामले को निर्णय तक लेकर जाते हैं, कौन सी बात आपको निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए, निष्पक्ष तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, मैं सबसे पहले जो भी मामला मेरे पास आता है जी। जो कि सेशन में लड़ने लायक होता है, हम्म। तो मैं उस प्रकरण की गंभीरता ये देखता हूँ कि इस व्यक्ति की जगह अगर मैं होता हाँ जी। तो कितना दर्द होता। बिल्कुल। तो उस संवेदना को मैं अपने व्यक्तिगत निजी स्तर पर लेता हूँ। हालांकि ये बात मेरे कई अधिवक्ताओं को खलती है कि आप निजी तौर पर लेते हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है जब तक पीड़ितों की भावनाओं को साथ आप नहीं खड़े रहोगे, आपकी भावनाएं उस तल तक नहीं जाएगी, आप अच्छी तरह से पैरवी नहीं कर सकते। जी। मैं इसको मैं अपनी ईश्वर की पूजा मानते हुए, पीड़ित को मैं परमेश्वर मानते हुए उसके साथ खड़ा रहता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति में हो। जी। कानूनी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? एफआईआर फाइल होने से? हाँ, फौजदारी प्रकरण जिसको कहते हैं। हाँ। तो मान लो आपके साथ कोई घटना होती है, जी। तो निश्चित रूप से मेरा तो ये कहना है कि कोई भी घटना होती है आपको तुरंत संबंधित नज़दीकी चौकी या थाने पर अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट देनी चाहिए। जी। और उसके बाद विधि सम्मत तरीके से जो भी अनुसंधान अधिकारी रहता है, हाँ जी। आपकी बात सुनकर जी। और उस फौजदारी प्रकरण में आगे बढ़ के, जी। और 2 तरह के मामले होते हैं, एक तो जमानती होता है और एक गैर जमानती। अच्छा। तो दोनों तरह के मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई जो अनुसंधान अधिकारी जी। करके और आगे मामले को प्रोसीड करता है, जो कि गैर जमानती जो होते हैं जी। और जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान होता है, हाँ जी। वो सेशन के संदर्भ में आते हैं और जिसको हम डील करते हैं। जी। श्रीमान, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो पीड़ित पक्ष होता है, जब वे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कभी कभी जो पुलिस अधिकारी होते हैं वे एफआईआर फाइल करने से मना कर देते हैं। उस स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में वर्तमान समय में हम दुर्भाग्य कहें जी। कि पीड़ित की कभी कभी किस स्टेज पे क्यों नहीं सुनी गई, ये एक अलग विषय है। हाँ जी। लेकिन जब भी, मेरा ये मानना है कि जब भी किसी पीड़ित को जी। अपना प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारी के समक्ष देने के बाद विहित रूप से उसको यदि उनका जो दर्ज रजिस्टर होता है उसमें नहीं लिया जाता है या आपकी नहीं सुनी जाती है, तो उसका आप
ठोस सबूत लेते हुए जी संबंधित न्यायालय में इस्तगासा पेश कर सकते हैं। जी उसमें आपको अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ती है, जी तो अधिवक्ता आपके साथ रह करके वो माननीय न्यायालय में इस्तगासा पेश करेगा और जी उसमें उस थाने पर दी हुई प्रार्थना पत्र की एक नकल भी आपको लगानी होगी। जी सर। कोर्ट भी ऐसी स्थिति में देखेगी, जांच करेगी कि वास्तव में आपने थाने पर प्रतिवेदन दिया और आपकी कार्रवाई नहीं हुई, तो कोर्ट सीधे डायरेक्शन देती है थाने को कि जी इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। जी तो सर। ये एक प्रक्रिया रहती है। जी। यदि पीड़ित पक्षकार वकील नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है, आर्थिक समस्याओं के चलते, उस स्थिति में उनके क्या अधिकार हैं? वास्तव में वर्तमान की जो कानून व्यवस्था जी और देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हाँ जी उसमें इस बात की पूर्ण तरह व्यवस्था की है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जी कि आप कानून की रेमेडी चाहो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है प्रतापगढ़ में। हाँ जी यदि आप सक्षम नहीं है जी तो आपको वहाँ पर एक पैनल लायर का एक जो पैनल लायर की सिस्टम रहता है, जी सर। आपकी स्थिति को देखते हुए आप प्रार्थना पत्र दीजिए। हाँ जी आपको बहुत अच्छा, आपको जो भी वकील चाहे जी निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है। जी तो आजकल न्याय प्राप्त करना बहुत बड़ा काम नहीं रह गया है, बस हाँ जी। आपकी सजगता और आपका अवेयरनेस हाँ जी ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। श्रीमान, विधिक प्राधिकरण से निशुल्क न्याय पाने के लिए जो पीड़ित पक्षकार होता है उन्हें किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और ऐसे कौन से पीड़ित पक्षकार होते हैं जिनको विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है? इसके लिए बहुत सामान्य प्रक्रिया है, केवल आपको सामान्य आवेदन देना है हाँ कि जी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जी और मुझे इस प्रकरण में, मेरा ये प्रकरण यहाँ चल रहा है, जी मुझे वकील अपॉइंट करना है। तो जी उसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लेते हुए उस प्रार्थना पत्र पर तत्काल अमल किया जाता है और जी जो जिला विधिक प्राधिकरण प्रतापगढ़ में भी है वहाँ जी पर तुरंत आपकी प्रार्थना पत्र लेके आपको अधिवक्ता नियुक्त हो जाएगा आपके लिए। जी बिल्कुल। श्रीमान, एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी यदि संबंधित पुलिस अधिकारी अग्रिम कार्रवाई ना करें, उस स्थिति में पीड़ित पक्षकार क्या कर सकता है? देखिए, इसमें दो स्थिति होती है। जी एक तो आपका प्रार्थना पत्र लिया ही नहीं या ले लिया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं। हाँ जी तो यदि दर्ज हो गया प्रकरण और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है लंबे समय तक, तो उसमें संबंधित न्यायालय जो उस जी थाने का क्षेत्राधिकार वाला होता है, हाँ जी। उसमें आप अपने प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी के लिए एक आवेदन लगा सकते हैं अच्छा जी कि मैंने ये एफआईआर दी थी, प्रकरण संख्या ये है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी तो माननीय न्यायालय उस संदर्भ में उसके अनुसंधान अधिकारी को तलब करती है जी और उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। हाँ जी ये प्रक्रिया रहती जी। श्रीमान, एक प्रश्न और एफआईआर से संबंधित ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जनरली उन केसेस, बहुत सी बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। सामान्यतः जो घरेलू हिंसा से संबंधित केस होते हैं, यदि पति पत्नी के बीच में कुछ आपसे समझौता हो जाता है, एफआईआर वापस उठा ली जाती है और बाद में अगर वापस से परेशानी होती है, तब पीड़ित पक्षकार क्या कर सकता है? क्या दोबारा एफआईआर फाइल करा सकता है? है। बिल्कुल, वर्तमान में क्या है कि घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को सुनने के लिए हर जिले में महिला थानों की स्थापना की गई है हाँ जी और महिला थाने में जाकर कोई भी पीड़ित महिला अपना पक्ष रख सकती है जी और वहाँ पर किसी का परिवार न बिगड़े, क्योंकि कभी कभी भावुकता में भी इस प्रकार के कदम उठा लिए जाते हैं। तो वहाँ पर काउंसलर होते हैं, जी तो काउंसलर दोनों पति पत्नी को, परिवारजनों को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं जी और कभी कभी छोटी मोटी बात को लेकर भी होता है, उसमें समझाइश की जाती है और जी, कभी कभी घर टूटने से बच भी जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जी अगर वहाँ से समझौता हो गया और आप चले गए, लेकिन उसके बाद पुनः घटना की पुनरावृत्ति होती है, तो आपके लिए न्याय के द्वार और थाने के द्वार हर समय खुले रहते हैं। आप अपनी जाकर अपनी पीड़ा वहाँ बता सकते हैं। जी। श्रीमान, गवाहों से बयान लेने और उन्हें अदालत में प्रस्तुत करने की आपकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, इसमें गवाहों के जो बयान पहले तो पुलिस के समक्ष होते हैं जी और उसमें बयानों को पुलिस कंप्लीट करके और उनके आधार पर अन्य कई दस्तावेजी सबूत भी होते हैं, घटना स्थल के नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, कई चीज़ें उसमें ली जाती है, एफएसएल में भी जाती है। इन सबको कंक्लूड करके हाँ जी मुलजिम के विरुद्ध चार्जशीट पेश होती है। जी उन चार्जशीट में सभी तरह के गवाहों की लिस्ट लगती है। जी वो गवाह
माननीय न्यायालय में हमारे समक्ष जब आते हैं तो अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज फ्रेम हो जाता है, जी। तो उसके उस चार्ज के अकॉर्डिंग उस चार्ज को साबित करने के निमित्त जो जो आवश्यक गवाह होते हैं, जो लिस्ट हमारे पास आती है, उनको न्यायालय तलब करती है, वो हम तक आते हैं और हम उसको पुनः स्मृति कराते हैं। हाँ जी। और स्मृति कराने के बाद उसको विटनेस बॉक्स में खड़ा करके प्रोसिक्यूशन अपनी कार्रवाई शुरू करता है। हाँ जी। इस प्रकार ये कार्रवाई चलती है। जी। श्रीमान, पुलिस स्टेशन में जब बयान दर्ज किए जाते हैं तब उनमें कुछ लोगों को श्रीमान, पुलिस स्टेशन में जब बयान दर्ज किए जाते हैं तब बयान दर्ज करने के संबंध में वे व्यक्ति जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं किन कुछ अपवाद स्वरूप, मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ सर कि जब अपन आई थिंक ये 161 के बयान 161 में बयान लेते हैं ना सर, या 160, अब ये नया कानून आ गया है। हाँ नहीं, मैं तो BNSS सीआरपीसी के सेक्शन से हाँ, उसमें कोई सर वो दिक्कत जो नहीं। एक्सेप्शन है ना हाँ, कि 65 से प्लस का आदमी, 15 साल से छोटा का बच्चा और कोई भी महिला पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगी बयान देने के लिए, पुलिस घर पे आएगी। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा है। इसमें मैं क्वेश्चन सर वापस रिपीट करती हूँ जी, सर पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करने के संबंध में किन व्यक्तियों को रियायत दी गई है? देखिए इसमें सर्वप्रथम तो अनुसंधान अधिकारी हाँ जी। का ये दायित्व तो बनता है जी। कि वो पीड़ित पक्ष तक स्वयं पहुंचे। जी। और जो आपने ये बताया कि महिलाएं, वृद्ध, तो उसमें जैसी स्थिति रहती है, हाँ जी। स्वयं पुलिस अधिकारी, जो अनुसंधान अधिकारी, उन तक पहुंच करके जी। बयान कलमबद्ध करते हैं। जी सर। तो उनको रियायत जरूर नहीं है कि आप थाने पर आओ, आप थाने पर हाँ। भी नहीं आओगे तो भी आप तक जी। पुलिस पहुंचेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। नहीं, पुलिस बयान तो दर्ज होंगे, हाँ लेकिन जी। आपको ये छूट है कि भाई आपको आपके घर तक या आपके पसंदीदा हाँ, स्थान तक पुलिस पुलिस आ सकती है। बिल्कुल जी। जी। जब किसी मामले में साक्ष्य कमजोर हो जाता है तो आप न्याय दिलाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं? देखिए एक्चुअल में जो न्याय होता है जी। वो केवल किसी एक या दो सबूत से ही उसमें निर्णय नहीं होते हैं। जी। उसमें कई तरह की स्थितियां रहती है। तो हमें लगता है कि कोई साक्ष्य कमजोर है, कभी कभी गवाह किसी कारणवश हॉस्टाइल हो जाते हैं, पक्षद्रोही हो जाते हैं। हाँ जी। तो हमारे पास उसके बावजूद भी एज ए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को साबित करने के लिए अन्य कई तरह के एविडेंस होते हैं जो कि साइंटिफिक होते हैं। हाँ जी। माना कि कई मर्डर हुआ जी। और उसमें किन्हीं पक्षों ने राजीनामा कर लिया, ऐसा कुछ है, बिल्कुल। तो मरने वाला तो मर गया है, उसने तो राजीनामा किया नहीं है। हाँ। उनके जो कंप्लेनेंट है उन्होंने किया किसी कारणवश, जी। तो उसकी डेड बॉडी है, उसका एफएसएल है, उसके घटना स्थल के हैं, कई तरह की जो परिस्थिति जन साक्ष्य आएंगे, उस पर भी हम कोशिश रहती है हमारी जी। कि हम उस केस में प्रोसिक्यूशन को जी। सफलता दिलाएं। जी। अभियोजन पक्ष के रूप में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? निष्पक्षता बनाए रखना न्याय का सबसे पहला सिद्धांत होता है। उसमें अभियोजन पक्ष का दायित्व भी होता है, जी। डिफेंस काउंसिल भी इस बात को समझता है, और माननीय न्यायालय के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो तीनों का ये एक समन्वित रूप होता है कि तीनों मिलकर के निष्पक्षता के साथ तथ्यों का विश्लेषण हो, और उसके बाद एक जो अंतिम जो निर्णय लेना होता है वो माननीय न्यायालय को लेना होता है, और जो माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देती है उसको स्वीकार करना, और उससे यदि हम असहमत होते हैं जी। तो दोनों पक्षों को उसकी अपील करने का अधिकार होता है। जी। आप अपीलीय न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में कुछ जानकारी है ना सर? हाँ। सर, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में आप कुछ जानकारी हमारे जनता को दीजिए। देखो ऐसा है कि अपील एक ऐसा अधिकार है जी। कि चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या जिसने ऑब्जेक्ट लगाया है, वो जी। जिसको भी अपना पक्ष लगे कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, हाँ जी। तो जो फैसला होता है उस फैसले की कॉपी लेकर के जी। जो उच्च न्यायालय है उसके ऊपर, जी। तो उसमें जा सकता है कि मेरे इन बिंदुओं पर मुझे सुना नहीं गया, समझा नहीं गया। हाँ जी। तो फिर उच्च न्यायालय जो भी उसकी हायर कोर्ट होती है, जी। जी। उसमें उस बात को सुन करके निर्णय किया जा सकता है। जी बिल्कुल।
क्या कभी ऐसी स्थिति आई है कि आपको नैतिक दुविधा महसूस हुई हो और उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या कभी ऐसी स्थिति आई हो कि आपको नैतिक दुविधा महसूस हुई हो और उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रही है? नैतिक ये तो बड़ा ऐसा सेंसिटिव प्रश्न आपने पूछा है। वास्तव में मुझे हाँ जी। तब बड़ा बुरा लगता है कि कोई पीड़िता के साथ जी। घटना होती है, बलात्कार हाँ। जैसे जघन्य मामले होते हैं, जी। और वो बाहरी समझौता कर लेते हैं। हाँ। पुलिस ने अपना बहुत पूरा पसीना बहाया, सब तरह की बात हुई, लेकिन मात्र अब किन किन स्थितियों में क्या क्या होता है ये तो बाहर की बात जाने, लेकिन उस समय मेरी आत्मा मुझे कचोटती है और मैं बड़ा अपने आप को अनइजी महसूस करता हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसका राइट है, उसका अधिकार है, वो चाहे तो कोर्ट में अपने स्टेटमेंट बदल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य जो दीगर एविडेंस होती है हाँ जी। उसके आधार पर हम फिर भी प्रयत्न करते हैं हम्म। कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी मजबूत रहे। जी। तो उस समय थोड़ा सा हम अनइजी महसूस करता हूँ। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी केस में फंसा दिया जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि कानून जो दोनों तरफ काम करता है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको गलत तरीके से फंसा भी दिया जाता है जी। तो निश्चित रूप से प्रथम बार तो यह है कि पुलिस उस एफआईआर पर ही एफआईआर दे देगी। जी। लेकिन फिर भी मान लो येन केन प्रकरण किसी एक्यूज के विरुद्ध चालान पेश हो जाता है, तो उसके जो डिफेंस काउंसिल होते हैं वो उनकी सारी बात को लेकर सबूत रखते हुए अपने क्लाइंट को निर्दोष साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं, और यदि वो वास्तव में गलत फंसाया गया है तो माननीय न्यायालय उसे संदेह का लाभ भी दे सकती है, बाइज्जत बरी भी कर सकती है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जी श्रीमान, यदि किसी आपराधिक घटना में गवाह बनने पर आम जनता को क्या सरकार की तरफ से या न्यायालय की तरफ से कोई सुरक्षा प्रदान की जाती है? बिल्कुल, गवाह न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हाँ। और गवाह को अपने घर से लेकर न्यायालय आने तक जी। यदि कोई बाधित करता है, कोई डराता है, धमकाता है, तो उसकी प्रथम सूचना अपने थाने पर दे सकता है या माननीय न्यायालय में आकर भी अपनी बात को कह सकता है। जी। दूसरा, गवाह अपने घर से चलता है, मान लो उसका कोई खर्चा लगता है, तो अब तो यहाँ तक व्यवस्था है कि न्यायालय में एप्लीकेशन देने पर उसके आने जाने का खर्चा भी सरकार देती है। अच्छा। ये इतनी व्यवस्था है। जी बिल्कुल। झूठी शिकायतों और झूठे मुकदमों से बचने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए, झूठी शिकायत करना, झूठी गवाह देना, जी। इसमें भी बहुत बड़ा पक्ष रहता है। माननीय न्यायालय सो मोटो उस झूठे गवाह के विरुद्ध, झूठी शिकायत देने के वाले विरुद्ध कॉग्निजन ले सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कभी भी कोई झूठी गवाही न दे और कोई झूठी शिकायत भी किसी व्यक्ति के प्रति लेकर ना आए, वरना आपके विरुद्ध भी कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई हो सकती है। जी सर, बिल्कुल। सर, बहुत सी बार जो आम नागरिक होते हैं और उनके समक्ष जब कोई सड़क दुर्घटना होती है, उस स्थिति में उन्हें उस दुर्घटना होने वाले व्यक्ति की मदद करने से थोड़ा डर लगता है। वे सोचते हैं कि पुलिस के पचड़ों में कौन पड़ेगा। इस स्थिति में सड़क दुर्घटना के मामले में जो व्यक्ति प्रथम सूचना देता है उसको क्या कानूनी सुरक्षा दी जाती है? बिल्कुल, देखो, वर्तमान में जो नया कानून है उसमें इस बात को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिया। हाँ, क्योंकि सर बहुत सारे लोग जो होते हैं वे एक्सीडेंट होने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति की मदद इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस के चक्करों में कौन पड़ेगा, पुलिस हमें पूछताछ करेगी, तो वे थोड़ा डर जाते हैं। नेहा जी, मैं आपको बात बताऊं कि सरकारों ने ऐसे मामलों में सेंसिटिव तरीका अपनाते हुए अब तो यहाँ तक किया कि जो ऐसे केसेस में उस पीड़ित पक्षकार को संबंधित हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा या मदद करेगा जी, तो उसको भी पारितोषिक दिया जाएगा। हाँ जी, उसको कुछ राशि प्रदान की जाएगी। जी सर। तो ये इस बात के लिए आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। कानून में कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं होगा। और आजकल तो न्याय की प्रक्रिया इतनी पारदर्शित हो गई है कि आपको ज्यादा इसमें फंसाया नहीं जाएगा, यानी आपको बुलाया नहीं जाएगा। आदमी क्या पहले डरता था कि मुझे बार बार शायद कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल भ्रांतियां है और इन भ्रांतियों से हमें दूर होना होगा। तो ही आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी यदि खुद वाहन चालक से भी हो जाता है तो नए कानून में तो अब ये कि वाहन चालक को ही स्वयं उसको संबंधित हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो देखता है वो अगर ले जाता है तो ये मानवीय दृष्टिकोण से भी बड़ा उत्तम कार्य है
और जी कानूनी दृष्टि से आपको करना ही चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर, बाल श्रम और बाल तस्करी रोकने के लिए हमारे देश में कौन-कौन से कड़े कानून हैं? देखो, जे एक्ट बना हुआ है अपने राजस्थान में, हाँ जी। तो उसके तहत संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस समय समय पर ऐसी कार्रवाई करती है जी जहाँ पर बाल श्रमिक पाए जाते हैं, जो वहाँ लगता है कि छोटे बच्चे जो कि 14 साल से कम उम्र के, 14-15 साल से कम उम्र के जो कार्य कर रहे हैं, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, तो उनके विरुद्ध एनजीओज को भी साथ लेकर के, एनजीओ भी उसमें मदद करते हैं। जी। और सोमोटो जो नोटिफाइड एरिया होता है, हम्म। तो उसमें ये कार्रवाई होती है। जी। श्रीमान, सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कौन-कौन सी कानूनी सहायता योजनाएं चलाई जा रही है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं मैं आपको कि कमजोर वर्गों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण है। जी ये उनके लिए कह सकते हैं कमजोर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यदि जी वो जाता है जी तो निश्चित रूप से वहाँ कई तरह की कानून की रेमेडिया है, वहाँ मिलेगी जी उनको। जी वो जैसी कानूनी रेमेडी चाहे, जैसे एक्सपर्ट चाहे, जी बिल्कुल। एडवोकेट्स का पैनल भी है, हाँ जी। वो ये बनाया ही इन्हीं के लिए गया है। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सरकार का है, जो वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो कोई भी पीड़ित जाकर के अपनी बात में बता सकता है। जी बिल्कुल। श्रीमान, आप हमें बताएं कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब किसी भी प्रकरण के संबंध में कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक खबर प्रकाशित की जाती है, उस खबर का आने वाले निर्णय पर और चलने वाली प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए नेहा जी, जी वर्तमान समय सूचनाओं के आदान प्रदान करने का बहुत फास्ट दौर है, उस दौर में हम जी रहे हैं। हाँ जी। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जी ये अपने अपने स्तर पर हर चीज को अपने अपने नजरिए से देने के लिए स्वतंत्र है। जी लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था जी कभी भी इन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया में कोई समाचार छपा हो, जी उससे प्रभावित होकर के अपने निर्णय नहीं करती। जी क्योंकि उन्हें उनके समक्ष जो आरोपी है उसके विरुद्ध क्या चार्ज लगा है, हाँ जी। और उन चार्ज को साबित करने में अभियोजन पक्ष ने क्या क्या दस्तावेज एग्जिबिट करवाए हैं, किस ढंग की गवाह उस चार्ज को साबित करने के संदर्भ में पेश की है, जी उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। जी बारी ये सारी जो चीज़ें होती है, न्यायालय में बिना एग्जिबिट किए हुए किसी भी दस्तावेज पर चिंतन नहीं किया जाता है। ये एक बेसिक लॉ है। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो ये छपता है करता है, या आम जानकारी के लिए लोगों को सावचेत होने के लिए, अवेयरनेस के लिए ठीक है, लेकिन न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया कभी भी इनसे प्रभावित नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। श्रीमान, न्यायालय में आए दिन प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन प्रकरणों की संख्या को कम करने के लिए राज्य सरकार या जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हैं, क्या किसी प्रकार की कोई योजनाएं चला रहे हैं या क्या इस पर कोई कार्य कर रहे हैं कि इन प्रकरणों की संख्या को हम कम कर सकें? देखिए, इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हाँ जी। उसने इस बात को इनिशिएटिव लिया जी और बड़े ही संवेदनशील तरीके से लेते हुए अभी पिछले कई वर्षों से राज्य सरकारों को, साथ में हाई कोर्ट्स को, संबंधित हाई कोर्ट को और निचली अदालत तक को निर्देश दिए हैं कि टारगेटेड केस की लिस्ट बनती है, हाँ जिसमें कि पुराने प्रकरण कितने। जी तो हमारे प्रतापगढ़ में भी, जी जिस न्यायालय में पैरवी कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ जी तकरीबन 100 केस जो टारगेटेड थे, हाँ जी वो हमने पिछले 6 माह में उनमें फास्ट ट्रायल चलाते हुए, उनमें गवाहों को बुलाते हुए और एक पूरा सिस्टम को एकदम एक्टिव करते हुए हाँ जी मामले निपटाए हैं। तो उससे ऐसा एक कोर्ट नहीं, हर कोर्ट में चला, और हर कोर्ट नहीं पूरे राजस्थान में चल रहा है, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में चल रहा है। तो एक तो तरीका है कि उन मामलों को चिन्हित करके जी उन्हें उनका निपटारा किया जाए। दूसरा, इसमें सरकार की योजना अब जो बनी है, हर उपखंड स्तर पर एक कोर्ट की अवधारणा हो गई है। जी तो अभी आपने तो देखा होगा, सुना भी होगा, प्रतापगढ़ में एक अभी नया एडीजे कोर्ट छोटी सादरी में खुला है। ये उसी अवधारणा को पुष्ट करने के लिए त्वरित न्याय, सस्ता न्याय और न्यायालयों पर बोझ न बढ़े, जी तो दोनों तरह से ये कार्य सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। श्रीमान, कानूनी मामलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और न्याय प्रणाली को तेज और प्रभावी बनाने के लिए
सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, कानूनी इन मामलों को तेज करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए एक तो स्थायी लोक अदालत को यह अवधारणा है जी। कि आप कोई मामला होता है हाँ जी। तो जो कि फौजदारी नहीं है, सिविल और छोटा मोटा कुछ, तो उसको आप स्थायी लोक अदालत में आइए। वहाँ जी। मिल बैठ करके समझ करके किसी मसले पर आने के लिए एक तो ये स्थायी लोक अदालत का भी है जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करती है। जी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में सभी न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय पूरे देश में जी। लोक अदालतें लगाती है हर शनिवार को। उसमें हर 2-3 माह में ऐसा चलता रहता, तो उसमें कई केसेस जो होते हैं वो निपटते जाते हैं और उससे न्यायालय का बोझ भी कम हो रहा है और जी। लोगों को जल्दी न्याय निपटाने के लिए वह प्रेरित भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। श्रीमान, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक तेज तर्रार पुरुष छात्र नेता भी रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, सरकारी पैरोकार, योग गुरु, कवि, गायक, बांसुरी वादक और भी ऐसी कई सारी आपकी उपलब्धियां रही हैं और आप बहुत एक बेहतरीन मंच संचालक भी रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि एक लोक अभियोजक के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होते हुए और उसके बावजूद समाज के क्षेत्र में इतने आगे रहते हुए, हर कार्य को इतने बखूबी निभाते हुए, आप इन सभी में कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं? देखिए नेहा जी, बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न आपने किया है और निश्चित रूप से मेरा एक मानना है जी। कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी दिनचर्या सेट करनी चाहिए। हाँ जी। जिस व्यक्ति की दिनचर्या सेट है, कब कौन सा काम किस समय किया जा सकता है, जी। और वो केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, जी। संडे हो या मंडे, हाँ मेरा जी। ऐसा मानना है कि 4:30 बजे उठना ही चाहिए। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ जिस संस्था ने मुझे ये प्रेरणा दी। हाँ जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचपन से स्वयंसेवक हूँ और उसी की प्रेरणा को चलते हुए ऐसे कई निष्ठावान ध्येयनिष्ठ प्रचारक मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे यही प्रेरणा दी कि आप अपने आप का निर्माण कर सकते हो जी। और उसके लिए स्वयं को कुछ करना होगा। हाँ जी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं छात्र संघ में भी आया, छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उसमें भी मैं जीता। धीरे धीरे वकालत में आया और मुझे मेरे से वकालत के गुरु मिले। मैं श्रद्धेय पारसमल जी जैन साहब का नाम बड़ी श्रद्धा से लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस दिशा में आगे बढ़ाया जी। और संघ का एक स्वयंसेवक होने के नाते, एक विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाने के नाते विविध क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में गया और समय समय पर चूँकि रुचि मेरी शरीर के प्रति साधना करना बहुत रही, तो मैं योग गुरु पूज्य स्वामी जी महाराज से 2004 से ही जुड़ गया और तब से लेकर अब तक उनकी इस योग साधना से जुड़ा हूँ। और मैं पतंजलि योग समिति का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, उनका राज्य कार्यकारिणी के मेंबर होने के नाते भी, और जिले में मैं हजारों लोगों को योग का एक प्रशिक्षण दे चुका हूँ। और हमारे यशस्वी सांसद महोदय सीपी जी जोशी का और पूर्व सभापति कमलेश जी दोषी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस समय कि उन दोनों के समन्वित प्रयास से मेरा जो एक सपना था कि प्रतापगढ़ के लोगों को एक अच्छा सा योग करने का स्थान मिले, और आज दीपेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव और शंकेश्वर पार्श्वनाथ की तलहटी नज़दीक एक सुंदर सा योग भवन साकार रूप लिया और 2019 से लगाकर अभी तक उसमें नित्य सवेरे और शाम को योग क्लास चलती है। इसमें कई महिलाएं और पुरुष अपने स्वास्थ्य का सुधार कर रहे हैं। ये सारी जो क्रियाएं होती है, इन सब में यही कि टाइमिंग, आपको टाइमिंग सेट करना, कब कौन सा काम कहाँ। और कहते हैं ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म, तो मैंने शरीर को कसा है, उसको उस लायक बनाया। ये जहाँ जो काम हाथ में मिल जाता है उसमें आपको पारंगतता आ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल श्रीमान। श्रीमान, आप बताएं कि आपके आदर्श कौन रहे हैं? मेरा आदर्श रहा है परम पवित्र भगवा ध्वज जी। और डॉक्टर हेडगेवार जी, गुरु गोलवरकर जी, हाँ जी। और संघ के वो हुतात्म कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन देकर के इस विचार को प्रबल किया। और वर्तमान में प्रत्यक्ष गुरु के रूप में मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को अपना आदर्श मानता हूँ। इन सारे विचारों का समन्वित रूप लेकर के मैं समाज में, देश में, और जो भी मैं ये कार्य करता हूँ उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर करता हूँ, क्योंकि इनका
निर्देश और मैं कह सकता हूँ कि इनका आदर्श मेरे साथ साथ चलता है। जी बिल्कुल। श्रीमान, जो युवा वकालत के पेशे में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वकालत का पेशा है जी बहुत, शुरुआत में जब व्यक्ति आता है तो बड़ा मजबूत मन करके आना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन इसमें आपको निरंतर स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय का मतलब है कि निरंतर आप अपनी फाइल पढ़े, पुस्तक पढ़े कानून की, जी और साथ में प्रैक्टिकल जो कोर्ट में होता है, हम्म, जिन सीनियर के साथ आप कार्य करते हैं जी उनके प्रति श्रद्धावान होते हुए, यदि, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा का एक कार्य है। हाँ आप एलएलबी कितने ही अच्छे डिवीजन से पास कर लो, जी लेकिन जब तक प्रैक्टिकल आपका ठीक नहीं होगा, कोर्ट में जो आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा, हाँ जी आपके मार्क्स कुछ नहीं कर सकते हैं। जी तो ये सारा टेक्ट सिखाते हैं हमें गुरु शिष्य परंपरा। तो आप जैसा अच्छा वकालत में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ रहेंगे, जी उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, तो निश्चित जी रूप से एक अच्छे वकील के जी सारे गुण आप में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और श्रीमान, इस कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे कि वे अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए कानून के समक्ष आ सकें और उस न्याय तक पहुंच करने के लिए अपने आप को एक हिम्मत दे सकें? देखिए, मैं इस रेडियो एफएम के माध्यम से हाँ और जी नेहा जी आपके माध्यम से जी मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है हाँ जी तो सबसे पहले तो कानून हाथ में नहीं लेना। जी बिल्कुल विधि सम्मत प्रक्रिया है। जी आपके साथ घटना दुर्घटना जो भी हो, तो संबंधित थाना क्षेत्र पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट दें, हाँ जी और उससे संबंधित गवाह जो होते हैं जी वो बराबर न्यायालय में भी उस घटना की पुष्टि करें। हाँ जी साथ ही विशेष करके मैं वर्तमान दौर में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के निमित्त सरकार के भी अभियान चलते हैं, पुलिस जी भी इसमें एक्टिव है, जी कई एनजीओ इसमें सारा कार्य कर रहे हैं। हम्म, तो मैं उन माता बहनों की इज्जत के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए उनसे यही निवेदन करूंगा जी कि आपके पास आपके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, तत्काल जी उसकी रिपोर्ट अवश्य दे। जी मन ही मन उस बात को अंदर न दबाए, जी क्योंकि समाज को चंद अपराधियों से उतना नुकसान नहीं है जितना उन सफेद पोश और अच्छे लोगों से जो चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनको बाहर निकलना चाहिए। जी उन अच्छे लोगों की ताकत, सकारात्मक ताकत को बाहर लाना चाहिए, जी और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कानून सम्मत तरीके से, पुरजोर तरीके से जब तक खड़ा नहीं हुआ जाएगा, हम्म, समाज में अपराध हम कम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। श्रीमान, न्याय तक पहुंचने के लिए और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपकी दृष्टि में रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, देखे जाने से ज्यादा प्रभावी होता है सुना जाना। जी बिल्कुल जब व्यक्ति, क्योंकि आजकल वर्तमान दौर में श्रव्य माध्यम और दर्शनीय जी दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रहे हैं। हाँ जी जब आदमी सुनता है जी तो उसके जहन में जाता है, जी क्योंकि उसकी जो एक आंख वाली जो इंद्री होती है वो बिल्कुल शांत होकर सुनने में लग जाती है, और जो व्यक्ति देखता भी सुनता उसको डबल काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल मैं तो यूं चाहूंगा कि ये एफएम का जो दौर है, हाँ जी रेडियो एफएम जी 89.6, हाँ जो जी कि प्रतापगढ़ में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जी और दुनिया के 200 देशों तक इसके हाँ। श्रोता जुड़े, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। जी तो बिल्कुल आप, सर। मैं तो चाहूंगा कि अच्छे अच्छे प्रतापगढ़ के सोशल वर्कर हो, हाँ अच्छे जी। अधिकारी हो, उन सबको जी। बुलाए, वार्ता कराए, कलाकारों को बुलाए, जरूर समाज में जो परिवर्तन लाते हैं, हाँ जी कुटुंब प्रबोधन करने वाले लोगों को बुलाए, जी। ताकि इन सारे समन्वित रूप से रेडियो एफएम घर घर में सुना जाए और इसकी वार्ताओं की लोग इंतजार करें। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं बहुत कि ये बहुत उपक्रम शुक्रिया। चलता रहे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान।